नमस्कार दोस्तों। इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट घटना चक्र के प्रीव्यू के पहले चैप्टर का ये सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट आप इसके पहले वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं अथवा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आगे। द आइडिया ऑफ वेदरिंग इज रिलेटेड टू वेदरिंग क्या है। वेदरिंग यानी कि रॉक्स का टेम्परेचर और वेदर के द्वारा डिग्रेड होना। जैसे ये रॉक्स होते हैं तो इसमें सनलाइट पड़ता है, रेन होती है, तो इससे इसे टूटना फूटना उसी को वेदरिंग कहते हैं। एक्युमुलेशन ऑफ द सेपरेटेड मटेरियल्स नहीं, डेली रिफ्लेक्शन इन वेदर नहीं, द नेचुरल फिनोमिना दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू फाइन पार्टिकल्स। ये करेक्ट है, आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के माध्यम में आता ही है। पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी को कम करना है, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में नहीं बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। सो यहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात हो रही है तो पॉवर्टी एलिवेशन इसमें नहीं होगा। सो यहाँ पर पूछा है कि नॉट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ये पॉवर्टी एलिवेशन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में शामिल नहीं है। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल्स हैं, जिसको एक अलग वीडियो में मैंने बताया है। इसको चैनल के मेन पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत ही आसानी से इसको याद करवाया है, बहुत आसानी से सारे 17 के 17 याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फर्स्ट प्रपोज्ड इन 1972 बाय अ ग्लोबल थिंक टैंक कॉल्ड द क्लब ऑफ रोम। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी या 1972 राइट रियो+20 में इसको प्रपोज किया गया था। रियो+20 यानी कि 2012 में जो अगेन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्रपोज किए गए थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030। ये सही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है, इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट भी है, सोशल डेवलपमेंट भी है, ऑल ऑफ द अबव। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सभी हो जाएगा। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। तो ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको याद करने का मतलब नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द टॉप 5 स्टेट ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। 1920 की बात कर रहे हैं, तो ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा, तो इसको भी कोई जरूरत है नहीं। अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजी इंडियाज इंडेक्स 2019, ये भी करंट अफेयर का पार्ट था, तो इसको भी देखने की जरूरत है नहीं। हालांकि इसको जो है उस समय नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया गया था। विच स्टेट होल्ड द फर्स्ट पोजीशन, तो ये केरला तो वैसे भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के काम करता है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मीन्स, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है वो सस्टेनेबल हो, यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी नहीं। तो हम चला हम खुद के लिए एग्रीकल्चर कर रहे हैं, आगे के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, और तो वो सेल्फ सफिशिएंसी उस नहीं हो सकता। टू बी एबल टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से कोई लेना देना ही नहीं है। टू यूटिलाइज लैंड सो दैट इट्स क्वालिटी रिमेन इंटैक्ट, ये सही है कि हमें लैंड को यानी सॉइल को इस तरह से इस्तेमाल करना है कि उसकी जो फर्टिलिटी क्वालिटी है वो इंटैक्ट रहे, खराब ना हो फ्यूचर में भी। सेविंग एनर्जी एंड अदर रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर विदाउट सेक्रीफाइसिंग पीपल्स कंफर्ट इन द प्रेजेंट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्यूचर द फॉलोइंग। तो फ्यूचर के लिए ये सेव करना है और प्रेजेंट टाइम के लिए सेक्रीफाइस नहीं करना, इस तरह का डेवलपमेंट हो गया, बोलते हैं सस्टेनेबल। तो ये हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। सो तो ये एसडीजी 6 हम 7 एसडीजी बताया गया है, जो इसको मैंने बताया है अलग वीडियो में, अलग याद करवाया है। ये है ना क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, यानी एसडीजी 6 गोल जो है वाटर मैनेजमेंट की बात करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इन इंडिया। नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करने का काम करता है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग क्या है, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए, तो ट्रांसफॉर्म इंडिया, यानी इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। हम इंडियन एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन ऑफ द कल्टीवेशन लैंड, ये नहीं, कल्टीवेशन लैंड को बेस्ट स्टडी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो कल्टीवेशन लैंड को ही बढ़ा दो, या इंक्रीज यूज ऑफ फॉस्फेट यूरिया, इसको इनकी यूज को बढ़ा दो, तो क्या सस्टेनेबल होगा, नहीं। वाइडर पॉपुलराइजेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप, ये भी नहीं। मिक्स क्रॉपिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स एंड पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज, ये द करेक्ट आंसर। मिक्स क्रॉपिंग पता ही है कि क्रॉप को अलग अलग बदल बदल कर बोना। ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि प्लांट्स के लीव्स, उसके ब्रांचेस से जो मैन्योर बनती है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स जो होते हैं लेग्यूम्स यानी पल्सेस लाइक अरहर, चना, इस तरह के प्लांट जो होते हैं वो
नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो वाज, रियो डी जेनेरियो में दो, एक तो 1992 में हेल्ड हुआ था और एक Rio+20 यानी कि 2012 में। और वो किस पर हुआ था? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि ये इन्वायरमेंट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। कंसर्निंग global environmental facility, which of the following statement is are correct? It serves as a financial mechanism for convention on biological diversity and United Nations framework convention on climate change. So global environment facility financial mechanism, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि पूरा वर्ल्ड का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करने के लिए इट सर्व्स एज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ये क्या करता है? कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन है क्लाइमेट चेंज के लिए, उसको ये फैसिलिटेट करता है। उस पर उसके लिए जो जितने भी फाइनेंशियल नीड होती है वो ये ही देखता है। अगला क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एजेंडा 21, एजेंडा 21 कब आया था? Rio+20 में, यानी 2012 में एजेंडा 21 आया था। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 2030 में हमें एसडीजी को पूरा करना है, तो उसके 21 साल में शादी होती है, तो 18 साल की गर्ल्स की रहती है एज, तो उसमें 18 घटा दो तो 2012 हो जाएगा। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। विद रेफरेंस टू एजेंडा 21 समटाइम सीन इन द न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अ ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ग्लोबल एक्शन प्लान है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सही बात है। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन जोहान्सबर्ग 22, ये गलत है। ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, 2012 में हुआ था। और समिट was held at एजेंडा 21 है, ये 1992 के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है यहाँ पर उसका ये प्रोडक्ट है एजेंडा 21। अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो डी जेनेरियो, उसी को अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था। व्हाट इज Rio+20 कॉन्फ्रेंस ऑफ मेंशन इन द न्यूज? वही अर्थ समिट का 20th एनिवर्सरी था, तो इट इज द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जो अर्थ समिट होता है उसी का यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये कॉन्फ्रेंस है किसका? यूनाइटेड नेशन का। जितने भी नेशंस यूनाइट होकर के इस पर कॉन्फ्रेंस किए हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के, वही है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Rio+20 कहाँ पर हुआ था? ब्राजील में अगेन, और ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। द अर्थ समिट +5 वाज हेल्ड इन, अब ये जो है पहला रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट का 1992 में, तो इसका +5 कर दो तो 1997 में होगा, 1997 में होगा, तो ये है। अब ये जो 1997 में हुआ था, द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, नहीं। इन्वायरमेंटल एजुकेशन, नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक रियो समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ही बनाया गया है रियो समिट। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द Rio+20 डिक्लेरेशन? जो Rio+20 डिक्लेरेशन रियो डी जेनेरियो में हुआ था, उसका टाइटल क्या था? द फ्यूचर वी वांट, द फ्यूचर वी सीक, द फ्यूचर वी हैव, द फ्यूचर वी सी, द फ्यूचर वी वांट। मुझे चाहिए उसके लिए ना, फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द फर्स्ट अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, फर्स्ट अर्थ समिट 1992 में हुआ था, यहाँ पर रियो डी जेनेरियो में। द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, a United Nations mechanism to assist countries transition towards a greener and a more inclusive economic emerged at रियो डी जेनेरियो में। Rio+20, और कहाँ पर है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोरंटो रियो डी जेनेरियो, ये है ना Rio+20 में, इनकी रियो डी जेनेरियो में। इन विच ईयर वॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जोहान्सबर्ग? जोहान्सबर्ग में कब हुआ था? तो 2002 में। अब इसको यूँ कर सकते हैं कि जो समिट हुआ था रियो 10 कह सकते हैं, जो जोहान्सबर्ग में 2002 में हुआ था, क्योंकि पहला रियो हुआ था 1982 में, उसमें 10 जोड़ देने पर 2002 हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूटेड एट, यानी कि जो नीरी है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? तो ये नागपुर में है। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? नीर यानी कि जल, और जल कहाँ पर होता है? या तो नालियों बहेगा यानी कि एन, नदी में बहेगा यानी कि एन, आपके नोज से भी बहता है जब सर्दी जुकाम होती है तब भी एन, यानी कि हर एक जगह एन ही एन है। नीर, नीर के लिए, इस नीर के लिए हर जगह एन एन है, तो यहाँ पर भी इसको याद कर सकते हैं कि ये नागपुर में है। ये बहुत बार पूछा भी गया है, इतना ज़्यादा टाइम पूछा गया है कि इसको याद होना जरूरी है। वेन एंड वेयर द नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज इस्टेब्लिश्ड, तो ये नागपुर तो आपको याद ही है, तो नागपुर से तो यहाँ पर ये देख ही लेंगे, बट ये 1958 भी याद होना जरूरी है। 1958 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। NEA स्टैंड फॉर
नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी, इंक्वायरी एक्ट नहीं हो सकता, एग्जामिनेशन एजेंसी नहीं हो सकता, इवेंट एसोसिएशन, नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी। नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी यहाँ पर एक और ए होता है, जिसको इसे मस्त नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी। यहाँ पर अपील करने के लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया था, तो नेशनल इन्वायरमेंट अथॉरिटी या नेशनल इन्वायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी ये भी कह सकते हैं। NEA, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरा वर्ल्ड के मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका कहाँ पर लोकेटेड है? तो मेट्रोलॉजी जो मीटियोर होते हैं तो उनमें कुछ भी हो सकता है, लाइक सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। वो एक प्रकार से ये इस तरह गोला 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 टाइप के रहते हैं मीटियोर। तो वो कुछ भी हो सकता है, तो वो एक जीन की तरह कुछ भी हो सकता है, यानी कि जीनी की तरह है। तो उसी से आप इसे याद कर सकते हैं, कहाँ पर है? जिनेवा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? उसका लोकेटेड है जिनेवा, क्योंकि उसमें कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी किससे मांग सकते हैं? जीनी से। तो वहीं उस जीनी से जिनेवा याद कर सकते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम इज लोकेटेड एट नैरोबी। ये कहाँ पर है? केन्या। केन्या यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम केन्या के नैरोबी में लोकेटेड है। इसको यूनेप यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम लोकेटेड एट नैरोबी इन केन्या। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम? नैरोबी, केन्या। व्हाट डज EPA स्टैंड फॉर? तो EPA स्टैंड फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। पॉल्यूशन एजेंसी नहीं हो सकता, प्रोहिबिशन एजेंसी नहीं हो सकता, तो ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन? लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, जो हमारे गाड़ियाँ चलती हैं वो हैं, बट ये बहुत बहुत ही लो क्वांटिटी में सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। शिप यूजिंग फॉसिल फ्यूल, ये भी लो क्वांटिटी में सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम ओर्स, ये भी लो क्वांटिटी में सल्फर प्रोड्यूस करते हैं। तीनों सल्फर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन लो क्वांटिटी में। बट पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, पावर प्लांट बहुत ज़्यादा एनर्जी खपत होती है, तो ये बहुत ज़्यादा सल्फर को प्रोड्यूस करते हैं। तो और पूछा भी गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन? तो ये पावर प्लांट हो जाएंगे। द हेडक्वार्टर ऑफ द ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड एट। अब ग्रीन पीस इंटरनेशनल यानी ऐसा जगह जहाँ पर ऑलरेडी शांति बना रहता है, तो कहाँ पर है? नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? एम्स्टर्डम। तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। वेयर वाज द फोर्थ सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली हेल्ड रिसेंटली? तो ये उस समय के करेंट अफेयर पार्ट है, तो इसको नहीं देखते हैं। हालांकि हम देख सकते हैं कि नैरोबी केन्या इसका आंसर है, बट ये करंट अफेयर का पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड इन। ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे जगहों पर पूछा गया है कि इंडिया का जो EPA है, EPA इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वो कब हुआ? तो 1986 में इनेक्ट किया गया था। व्हेन द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1986। इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर कई बार पूछा गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? 1986। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड? 1986। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? 1986। When the Environment Protection Act for the protection and preservation of the environment was passed by the government of India? 1986। बहुत बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से, अलग अलग एग्जाम में। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट टू प्रोटेक्ट द and improve the quality of environment in 1986. Which constitutional amendment act relates to the protection and improvement of the environment and safeguarding of the forest and वाइल्ड लाइफ? तो 1976। क्यों? क्योंकि यहीं पर फोर्थ ए आपका DPSP के साथ है, आप फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। यानी कि 51A ये पार्ट हो गया। ये आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में आपको इस इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को जोड़ा गया था। और वो कब? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इसको जोड़ा गया था। तो पार्ट 4A 51A आर्टिकल में, और जो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में इन्वायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को जोड़ा गया था। अब इसमें एक क्या और है कि ये जो आर्टिकल 48A है, ये DPSP डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में ये बताता है स्टेट को कि आपको अपने कंसर्निंग स्टेट में जो फॉरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना है और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। और यह जो हमारा 51A का G है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। और ये हम और प्रत्येक सिविलाइज्ड पर्सन का ये ड्यूटी बनता है कि वो अपना वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करे। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज आल्सो नोन एज अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को आता है। एक में फॉरेस्ट कंजर्वे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में फॉरेस्ट कंजर्वेशन आ गया, एनिमल कंजर्वेशन आ गया, लाइक फ्लोरा फाउना सारे कंजर्वेशन आ जाते हैं। तो ये एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन माना जाता है। द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006। जो
जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड वेजिटेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी हम कहते हैं ना कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, इसीलिए इसके जीन को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी बनाया गया था। नहीं तो पता चला चाइना की तरह जो है शुगर केन यानी कि गन्ने में उसका बैम्बू यानी कि गन्ने में पता चला बैम्बू का जीन डाल दो तो गन्ने की लंबाई चौड़ाई मोटाई बिल्कुल बैम्बू यानी कि बांस की तरह हो जाए, तो ये जिन के साथ छेड़छाड़ हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986? सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। ये अब ऊपर का तो हम जितना फॉरेस्ट दिख रहा है, फ्लोरा फाउना दिख रहा है ऊपर कंजर्व करने के लिए, तो हम देख ही रहे 1986 में इसको। इसके साथ साथ अगर नीचे के यानी जमीन के अंदर के वाटर को कंजर्व करने की बात करें तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी इसके इसी के तहत बनाई गई थी, ताकि वह नीचे के पृथ्वी के नीचे के भी अंडर द सरफेस वाटर को कंजर्व किया जा सके। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस? फॉरेस्ट पॉलिसी, फॉरेस्ट इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि इन्वायरमेंट को मेनली बैलेंस करने की बात की तो फॉरेस्ट पॉलिसी लाना जरूरी है, नहीं तो पता चला कोई भी प्लांट को काट के ले जाएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये भी सही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाना जरूरी नहीं, पता चला इंडस्ट्री मनमाने ढंग से जो है कोयले जला रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को, एजुकेशन पॉलिसी भी लाना जरूरी है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? ये तो बहुत पुराना हो गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म है, सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वाज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, ये 2010 में। एनजीटी कब हुआ था? एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में। एनजीटी कब स्टेब्लिश कब इसको बनाया गया था, स्टेब्लिश किया गया था? 2010। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर इंडिया टू कॉम्बैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज? तो क्लाइमेट चेंज एडवर्स इम्पैक्ट नॉट ट्रू फॉर इंडिया के क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को, क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट को किसके माध्यम से मतलब नहीं वो इफेक्ट पड़ता है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म इससे पड़ता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 ये भी इससे भी पड़ेगा भाई, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो। इट नॉट अटेंडेड द 19th मीटिंग ऑफ बेसिक एट सन सिटी साउथ अफ्रीका हेल्ड, तो ये किसी मीटिंग को ना अटेंड करने से थोड़ी ना कोई इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो ये सी द करेक्ट आंसर है। बट ये उस समय के करंट अफेयर का भी पार्ट है, तो इसको भी छोड़ सकते हैं। वैसे अगला क्वेश्चन है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in consonance with which of the following provision of the Constitution of India? Right to healthy environment construed as a part of the right to life under Article 21। तो right to healthy environment की बात कहाँ की गई है? हाँ, राइट टू लाइफ अंडर 21, यानी कि हमारा लाइफ हमारा इन्वायरमेंट फ्रेश और फ्रेश रहेगा, हेल्दी रहेगा, तभी तो हमारा लाइफ भी हेल्दी बनेगा। तो ये वन इज द करेक्ट आंसर। प्रोविजन ऑफ द ग्रांट फॉर रेजिंग, तो ग्रांट यानी कि ग्रांट देने का प्रोविजन बनाया गया, बना देने से नहीं होगा। पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा एज अ मेंशन, ग्राम सभा का फंक्शन और पावर उसको दे देने से क्या ये उससे कोई किसमें प्रोविजन है नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी फर्स्ट वन इज द यानी कि वन इज द करेक्ट आंसर। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? सीपीसीबी से किस तरह से एनजीटी डिफरेंट है? तो एनजीटी हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट व्हेयर सीपीसीबी हैज बीन क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। एनजीटी तो एक्ट के द्वारा बनाया ही गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बट सीपीसीबी भी एक जो है इंस्टीट्यूट के माध्यम से बनाया गया था, यानी कि प्रोविजन के माध्यम से बनाया गया था, तो ये गलत है। इतना पोर्शन तो सही था बट सेकंड पोर्शन लग रहा था, तो ये पूरा गलत हो गया। एनजीटी प्रोवाइड एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प द रिड्यूस द बर्डन ऑफ द litigation in the higher courts, whereas the CPCB promote the cleanliness of the streams as well and aims to improve the quality of the air in the country। ये सही है, तो only two is the correct answer। The National Green Tribunal came into force in, एनजीटी कब आया था? अभी तो बताया गया था कि 2010 में। अब ये भी यहाँ पर याद रखना होगा अक्टूबर, वैसे भी अक्टूबर इस तरह से याद रखते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को काम करने के लिए या लिटिगेशन के लिए बनाया गया है। तो और इन्वायरमेंट के बारे में कौन बात करता था? गांधी जी। गांधी जी का बर्थडे कब आया था? 2 अक्टूबर को, यानी कि इसलिए एनजीटी भी अक्टूबर में होता है 2010, ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं। इन अगला क्वेश्चन में देखते हैं, स्टेटमेंट रीजन टाइप क्वेश्चन है। नेचुरल वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट। नेचुरल वेजिटेशन सही है, वहाँ पर जो है किस तरह का वेजिटेशन वहाँ पर होते हैं तो वो वहाँ के क्लाइमेट दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। वाटर लविंग प्लांट आर फाउंड इन अ मॉइस्ट क्लाइमेट, ये भी सही। वाटर लविंग जहाँ पर मॉइस्ट क्लाइमेट होते हैं वहाँ के प्लांट भी वाटर लविंग होते हैं, यानी कि जहाँ पर वहीं पर उन्हें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है।
तो बोथ सही है, तो बोथ आर द ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट आंसर ऑफ ए। इको मार्क यानी इकोलॉजिकल मार्क यानी इन्वायरमेंट संबंधित मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट विच इज किससे रिलेटेड होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली। इन्वायरमेंट से रिलेटेड है इको यानी कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो इको फ्रेंडली होगा। द सिंबल इको मार्क रिलेटेड टू द बीच ऑफ द फॉलोइंग, तो इन्वायरमेंट संबंधित होगा। इन्वायरमेंट क्या है, गुड गुड गुड्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी नहीं, सेफ सेफ गुड्स फॉर इन्वायरमेंट ही है। एक्सपोर्टेड गुड इंपोर्टेड गुड ये सब मतलब नहीं है, सेफ गुड फॉर इन्वायरमेंट। टू लेवल इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट को पहचानने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, इको मार्क। द बुक साइलेंट स्प्रिंग पब्लिश इन 1962 सेट द टोन फॉर एन इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन द वर्ल्ड। तो साइलेंट स्प्रिंग किसने किसके द्वारा रिटन है, कौन लाया था, तो कैरोलिन मर्चेंट, कार्ल मार्क्स नहीं, कैरोलिन मर्चेंट नहीं, रेचल कार्सन, ये रेचल कार्सन ऑप्शन सी है। ये 1962 में स्प्रिंग। अब यूं भी कह सकते हैं कि स्प्रिंग किस में होता है, साइलेंट स्प्रिंग। स्प्रिंग अक्सर कार में ही लगाया जाता है, उसको सस्पेंशन को कम कर रहे हैं तो साइलेंट स्प्रिंग उसे सस्पेंशन को साइलेंट कर देता है। तो साइलेंट स्प्रिंग यानी कि कार्सन से किस में होता है, कार में, और यहाँ से कार्सन से भी लिखा है रचल कार्सन। ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हार्मफुल फॉर बैलेंस डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन किसके लिए हार्मफुल है, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए, तो सही बात है। फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इसके लिए भी हार्मफुल है। बायोडाइवर्सिटी के लिए भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्मफुल है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ग्रीन डेवलपमेंट को नामक जो किताब है उसको किसने लिखा था, तो डब्ल्यू एम एडम्स। इसको मेमोराइज करने की जरूरत है। एडम और ईव का भी आप याद कर सकते हैं कि वो उसकी स्टोरी में एक प्लांट आता है, तो यहाँ से ग्रीन डेवलपमेंट यानी कि प्लांट, और प्लांट ग्रीन डेवलपमेंट की बात होती है, WM एडम्स को वहाँ से याद किया जा सकता है इसको। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। द इन्वेस्टिगेटर ऑफ नेचुरल फार्मिंग वाज, अब नेचुरल फार्मिंग सब फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पर बता, तो जापान के, और जापान में आपका मासानोबू फुकुओका, यही इनके जो है करता धरता थे, यानी कि इन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किया था नेचुरल फार्मिंग किया। वो सिर्फ फार्मर नहीं थे, एक बहुत बड़ा फिलोसफर भी थे। जापानीज फार्मर एंड फिलोसफर, ये बहुत बड़ा फिलोसफर भी थे। ये नहीं कि बस गांव में खेती करते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। विच कंट्री इंट्रोड्यूस द ग्रीन आर्मी फॉर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, ये ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एक 17 साल से 24 साल तक के लड़के लड़कियों का ग्रुप होता है जो इन्वायरमेंट के लिए अवेयर करते हैं और उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तो वो कितने ये 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, और इतने इतने साल के अंदर के लड़के लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के और अवेयर करने के काम करते हैं। ड्यूरिंग द mid-80s decade of the 20th century, the negative aspect of the development were discussed at large. Which one among the following was not such important? Degradation of natural resources, environmental pollution, politics and development। तो 80s के डिकेड में पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में उस समय कौन इतना एनवायरनमेंट के डेवलपमेंट के बारे में कौन बातें करता था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट उस समय का टर्म ये नहीं था। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में तो बात करते थे, एनवायरमेंट पोल्यूशन, पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात होती थी। डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द मासेस उसमें होता नहीं था। ये क्या है, प्लाशीमाडा which has been in the news for the, इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये 2009 के ही करंट अफेयर का पार्ट था। अगला क्वेश्चन, ग्रीन वॉश रिफर टू यानी कि पूरा हरियाली को भूल जाना। ग्रीन वॉश रिफर्स टू प्रोमोटिंग जूम कल्टीवेशन नहीं, क्लीनिंग ऑफ रिवर वाटर नहीं, रिमूविंग ग्रीनरी ग्रीनरी प्रमोट करना, मेकिंग फॉल्स प्रोमिसेस फॉर प्रोटेक्शन द इन्वायरमेंट। तो आप इन्वायरमेंट साथ गलत प्रॉमिस कर रहे हैं, वहीं ग्रीन वॉशिंग हो गया। ग्रीन वॉश यानी हमारे प्रोटेक्ट बता रहे हैं कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करने के बजाय उसकी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, तो वो वही हो गया ग्रीन वॉश। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग क्या है, फॉल्स प्रॉमिस कहीं पर होगा, कन्विंग द फॉल्स प्रॉमिस दैट, ये है कन्विंग द फॉल्स प्रॉमिस दैट कंपनीज प्रोडक्ट आर इको फ्रेंडली एंड इन्वायरमेंटली साउंड, और फॉल्स प्रॉमिस करते हैं इस तरह के, तो वही है ग्रीन वॉशिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ग्रीन हाउस फार्मिंग, ये पुराना है, 2000 की बात है। ये करंट उस समय करंट अफेयर का पार्ट था, बट उस समय सबसे पहले वो ग्रीन हाउस फार्मिंग कहाँ पर, हरियाणा में की जा रही थी, बट ये इसको छोड़ देते हैं, ये करंट अफेयर पार्ट है। एज रिजल्ट ऑफ देयर एनुअल सर्वे द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड इंटरनेशनल पोलिंग फॉर्म ग्लोब स्कैन गिव इंडिया टॉप रैंक इन ग्रीन डेक 2019। ये उस समय के करंट अफेयर पार्ट है, इसको भी छोड़ते हैं। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, ये बहुत बार पूछा गया है हमें, हर एक एग्जाम में, छोटा छोटा बड़ा से बड़ा एग्जाम में पूछा गया था। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्वायरमेंट की याद कब आती है, जो बहुत कड़ाके की गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और सबसे ज़्यादा गर्मी कब पड़ती है, जून में, तो जून से याद रखेंगे 5th जून। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। हु हैज़ प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लिमिट टू ग्रोथ। लिमिट टू ग्रोथ
पहले लेक्चर में ये बता चुका हूँ लिमिट टू ग्रोथ किसने बताया था। तो क्लब ऑफ रोम, यानी कि रोम के कुछ साइंटिस्ट थे, वहाँ के स्कॉलर थे, रिसर्चर थे, वो सब एक क्लब था, वो ग्रुप था, वो लोग क्लब ऑफ रोम लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट पब्लिश किए थे विद रेफरेंस टू द ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इज आर करेक्ट, नॉट नहीं लिखा गया है, इज आर करेक्ट, इज एन आउटकम ऑफ द क्लाइमेट समिट held in Paris. Membership of GACSA does not क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन। तो ये सही, ये कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता, ये सही बात है, ठीक। तो एंड तीसरा वाला ये है कि इंडिया वाज इंस्ट्रूमेंट इन द क्रिएटिंग ऑफ, तो इंडिया इसको क्रिएट नहीं किया था, इसमें मतलब क्रिएट करने में इसका कोई योगदान नहीं, ये बस सिग्नेचर ही है, ये उसने बस केवल सिग्नेचर कर दिया था। हाँ चलो भाई तुम लोगों ने क्रिएट किया था, हम चलो सिग्नेचर कर देते हैं, इसका पार्ट हो जाते हैं, इसलिए इसका दो सही है। यानी कि इसके मेंबर जो है उस पर कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको जरूर करना ही है। तो यह जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, यह नॉन बाइंडिंग एक ऑब्लिगेशन है, नॉन बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडिया एग्रीकल्चर, द concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? Avoiding monoculture practices इसमें नहीं आते हैं। मोनोकल्चर में क्या होता है ना कि मोनोकल्चर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। मोनोकल्चर क्या है कि चलो हम एक बार पैडी यानी कि धान बो रहे हैं, तो पूरे 5 एकड़ का जमीन है तो 5 एकड़ में धान ही बोना चाहिए। ये नहीं कि 5 एकड़ में 1 एकड़ धान बो दिया, 1 एकड़ में कोई और फसल, कोई एक फसल, इस तरह से वो मल्टी कल्चर हो जाएगा। मोनोकल्चर नहीं होगा, यानी मोनोकल्चर को अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो ये अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस ये गलत हो जाएगा। हम यहाँ पर मल्टी क्रॉप अलग बात होती है। मल्टी क्रॉप मतलब ये होती है कि एक सीजन में जो है पैडी बो दिए, तो अगले उसके सीजन में जो है वहाँ अरहर बो दिए, दाल की हमें नहीं मतलब पल्सेस का प्लांट बो दिए, वो मल्टी क्रॉप हो गया। बट मोनोकल्चर में एक ही क्रॉप को बोना चाहिए, अच्छी चीज़ होती है ना कि बेकार चीज़ होती है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, यानी कि हाँ जितना कम से कम गुड़ाई हो सके वो करना चाहिए, सही है। अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ द प्लांटिंग क्रॉप। हाँ, अब इसके प्लांटिंग क्रॉप को अवॉइड, प्लांटिंग क्रॉप क्या होता है, यानी शुगर केन हो गया, ग्रेप्स हो गया, जैसे रुई, जिनसे रुई बनाई जाती है वो सारे प्लांट्स हो गए, लाइक कॉटन प्लांट, तो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं। तो इनको अवॉइड करने से कोई, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, बल्कि ये फायदेमंद ही होते हैं, तो इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया अवॉइड करना चाहिए, तो इसको भी नहीं होगा, यानी कि ये सेकंड वाला सही है अभी तक। यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर द सॉइल सरफेस को क्रॉप के जितने ये जैसे प्लांट हो गए, प्लांट के लीव्स हो गए, पत्ते, उसे ढक देना चाहिए। तो ये सही चीज़ है। इसको ढकने से क्या होता है ना कि सॉइल के जो मॉइस्चर होते हैं वो बाहर जल्दी नहीं जा पाते हैं, यानी कि सॉइल का मॉइस्चर उसमें बना रहता है। एडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन, तो हाँ क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन यही बात हो रही। क्रॉप रोटेशन यानी कि बदल बदल के खेती करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो यानी कि इसमें कौन हो जाएगा, सी, 2 4 5। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंसर द करेक्ट आंसर फ्रॉम द quotes given below. India is the case of an over urbanized country. इंडिया तो पहले से ही गांवों का देश रहा है, क्योंकि इंडिया गांव में बसता है, इसे कहा ही जाता है, तो ये गलत है। ओवर अर्बनाइज्ड कंट्री नहीं हो सकता है, यानी कि असर गलत है। मोस्ट ऑफ द लार्ज सिटी इन इंडिया डू नॉट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सही है। तो पहला वाला किसमें है, एज फास्ट एंड टूरिस्ट द कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूडेड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। नेचुरल कैपिटल यानी कि जो नेचर से मिलने वाली चीजें हैं, तो क्या फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स, नेचर से क्या मिलेगा, यही सब तो मिलेगा। रोड तो नेचर से मिलेगा नहीं, तो ये नेचुरल कैपिटल है। यानी कि जैसे ह्यूमन कैपिटल होता है, तो ह्यूमन ह्यूमन जिसके लिए फायदेमंद होते हैं, यानी उसी तरह नेचुरल कैपिटल नेचर जिसके लिए फायदेमंद है, यानी कि जिससे नेचर के द्वारा फायदा हमसे पहुंचता है। किस तो किन चीजों के रूप में, फॉरेस्ट के रूप में, वाटर के रूप में, मिनरल्स के रूप में। रोड के रूप में तो नेचर बनाता नहीं रोड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी बनाने का, डेवलपमेंट का नॉट ऑब्जेक्टिव है। गुड गवर्नेंस, स्मार्ट सिटी बनाओगे तो किस लिए बनाओगे भाई, वहाँ पर गुड गवर्नेंस हो। क्लीन ग्रीन सिटी हो, ये भी सही है। स्टेबलाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ है, तो ये स्टेबलाइज कैसे कर सकते हो किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आज चलो थोड़ा बहुत जो उसका आज इनकम है उसके अनुसार उसकी लाइफ स्टाइल होगी, कल को इनकम ज़्यादा बढ़ेगा और बेहतर वो अपना लाइफ स्टाइल करेगा। तो ये स्टेबलाइज किसी के लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल या लाइफ को क्वालिटी को नहीं कर सकते। तो नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी, तो ये स्टेबलाइजिंग उसका लाइफ क्वालिटी को नहीं बनाना है। सही द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।